नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। इस एक घंटे में हम तमाम बड़ी अपडेट्स पर एक नजर डालेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों। तो बिल्कुल सबसे पहले बात होगी आज लोकसभा में। आपको बता दें कि जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो पेश होने वाली है, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, और इसमें वक्फ संशोधन अधिनियम पर खासतौर पर चर्चा होगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि विपक्ष ने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारी तरफ से सरकार को डिटेल्स दी गई है, लेकिन हमारी डिटेल्स को हटा के सरकार ने सिर्फ अपने पॉइंट्स आगे दर्शाए हैं। और साथ ही साथ इसमें विपक्ष की अगर बात की जाए पूरे तरीके से असहमति जो है वो जताते हुए नजर आया, जहां पर उनकी तरफ से नोट भी जो है सरकार को दिया गया, जेपीसी को दिया गया। और ये रिपोर्ट सौंपने के बाद आज इस पर चर्चा होगी और काफी ज्यादा हंगामा जो है पिछली बैठक में देखने को मिला था। तो आज कैसा माहौल रहेगा इस पर सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल, इसी बीच बात अब होगी सदन को लेकर, क्योंकि हमने सुना किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने अभिभाषण दिया और इस अभिभाषण पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी कि आने वाले कल लोकसभा में अपनी बात रखेंगे और उसी के साथ साथ गुरुवार यानी कि 3 दिन बाद जो है वो राज्यसभा में संबोधित करेंगे। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जो है वो अपनी बात सामने रखेंगे और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभिभाषण दिया गया था उसके हवाले से भी चर्चाएं आज सदन में देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी दिल्ली को लेकर, और दिल्ली में इस वक्त पारा जो है एक के बाद एक ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5 फरवरी को मतदान है। यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो रफ्तार जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और आज जो है आखिरी दिन है जहां पर प्रचार प्रसार जो है वो किया जाएगा। और इसी में गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए तो 3 रैलियां जो है उनके द्वारा की जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कड़ा मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी को देती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर यह नहीं भूलना होगा कि आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से सत्ता में है, लेकिन टक्कर जो है वो काफी ज्यादा कांटे की देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इसी बीच अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हवाले से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव होने हैं। जैसे बाकी राज्यों में दिल्ली में जैसे चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होंगे मिल्कीपुर सीट पर। और इसको लेकर हमने देखा किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कल खुद मिल्कीपुर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में लाने की उन्होंने अपील लोगों से की है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए। लेकिन इसको लेकर अब जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। जाहिर तौर पर जब उपचुनाव होते हैं या फिर कोई भी चुनाव होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप के दौर देखने को मिलते हैं। इसी के चलते मिल्कीपुर उपचुनाव सीट पर अब आरोप प्रत्यारोप के दौर भी सभी पार्टियों के बीच में शुरू हो चुके हैं। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी महाकुंभ को लेकर, और महाकुंभ में आज वसंत पंचमी पर आपको बता दें कि अमृत स्नान जो है वो किया जा रहा है और लगभग अभी तक महाकुंभ में 35 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जो है संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और ये 45 करोड़ का आंकड़ा बिल्कुल आखिर में जो है पार होता हुआ नजर आएगा, जिसमें आज की ही अगर बात की जाए यानी कि बसंत पंचमी की, तो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि हो सकता है 5 करोड़ के आसपास जो है श्रद्धालु वहां पर आए, महाकुंभ के साक्षी बने और संगम में डुबकी लगाएं। तो फिलहाल यहाँ पर ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहां पर हम चर्चा करेंगे खबरों पर, जिसमें लोकसभा में सबसे पहली बात की जाए तो जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर यह रिपोर्ट पेश की जानी है, जिसको लेकर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल प्रस्तुत करेंगे इस रिपोर्ट को। तो यहाँ पर आज का सत्र जो है वो हंगामेदार होगा। जाहिर सी बात है शिफन, अगर हमने बैठक की बात की जाए पिछली जितनी भी राजनीतिक हुई है, चाहे वो बजट को लेकर हो या फिर खुद जेपीसी की जो पहले बैठक हुई थी, काफी हंगामेदार देखने को मिली थी और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। तो बिल्कुल इसी बीच अब हम आपको लोकसभा ले चलेंगे, जहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस समय लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है। Successfully facilitated the restoration of numerous historic monuments across the country. I would like to bring attention to Gupti Fort, located in my constituency of Anantapur, sir. This majestic fort, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, sir, and even the British. Strategically located near NS 44, NS 67, and the Gupti railway station junction, sir. It holds immense potential to become a key
any of the PSU or any of the company who is giving CSR and on the priority will certainly consider this. So thank you, Honorable Minister, sir. However, I would like to bring to your attention that the issue extends beyond Gutti Fort alone, sir. There are 20 other proposals from Andhra Pradesh that are also awaiting approval under the National Culture Fund for the preservation, protection and promotion of the historical monuments, sir. Honorable Speaker ji, it is concerning to note that in the last 5 years, not a single project from Andhra Pradesh has been approved under the NCF. I kindly request the Honorable Minister to provide clarity on the reason behind the delay in closing these proposals, sir, and the steps being taken to ensure their timely approval and restoration, sir. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कल्चर फंड के 150 जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स की सूची हमने ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रकाशित की है, उसमें 21 ऐसे प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के हैं। सामान्यतया एनसीएफ में कोई कंपनी सीएसआर देने वाला पीएसयू या कंपनी जब कभी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सीएसआर देने के लिए आग्रह करता है तो हम उसके लिए इसको कंसीडर करते हैं। अभी हमने डीपीआईटी को के साथ में बैठक करके सारे पीएसयू से आग्रह किया है कि वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएं। जब भी धनराशि उपलब्ध होगी किसी इस पर्टिकुलर इन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी करते हुए तो हम निश्चित रूप से उसको कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। माननीय बी रमेश जी, fund has proposed for water channelling and strengthening of Buddhist rock cut, stirrups and repairs of caves and their use of structural charya with 3 crore cost estimate. The project proposed also provides for a public amenities and landscape of gardens. Kindly, Minister, Honorable Minister, has to say on this. फिर मैं वही निवेदन करूंगा कि हमने उसको सूचीबद्ध किया है, उस पर धनराशि उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती। किरण रिजिजू जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। श्री राम शिरोमणि वर्मा, प्रशांत पोडले, राम शिरोमणि मल्लू रवि। क्वेश्चन नंबर 2, श्री सुश्री कंगना रनौत, सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2। एक विवरण थोड़ा बदल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर इस प्रश्न का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जो नवीन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है इस देश को एक नई दिशा और दिशा देने वाला बजट है और देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कॉरपोरेट कर की दरों में कमी से निजी क्षेत्र के निवेश में प्रभावी वृद्धि हुई है
और अगर ये वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, किस हद तक वृद्धि हुई है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, नए निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार के लिए अवसरों को उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई। इन टैक्स छूटों में देश की आर्थिक गतिविधियां और बढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों की संख्या के निर्धारण पर 2022-23 में जहां 2,838 से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में 3,644 हो गई है। साथ में स्टार्टअप की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और टैक्स पेयर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और टैक्स कलेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं सब का परिणाम है कि 2014-15 में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, अब वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है। ऑनरेबल मेंबर श्री एन.के. प्रेमचंदन जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, आप मुझसे कहते हो मुझे महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, सीट पे नहीं बैठते हो, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। प्लीज श्री कीर्ति आजाद जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार ने खाने पीने पर 18% जीएसटी लगाई हुई है। यदि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कर दे, जो 2014 से पहले आधे करने की बात थी, और खाने पीने से जीएसटी हटा दे, तो क्या लोगों को इस जो महंगाई की भारी मार है उससे राहत नहीं मिलेगी? क्या मंत्री जी बताने का प्रयास करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जीएसटी की बात किया और इसका निर्णय कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल लेती है, जो एक संवैधानिक संस्था है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, जीएसटी काउंसिल की बैठक में बंगाल के भी मंत्री उसमें रहती हैं और सबके सर्वसम्मति से निर्णय होता है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमती डी.के. अरुणा। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर सबर के पटल पे रखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ऑनरेबल स्पीकर सर। As the House is aware, India's youth population reached about 420 million in 2024, comprising 29% of the total population, and I strongly believe these young individuals hold significant power to influence India's future. Now, my first supplementary question to the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, to the Chair: what are the steps being proposed by the government in consultation with the states, including Telangana, to achieve the ambitious goals of Viksit Bharat 2047, to make and ensure active participation and collective effort of every youth of the nation by utilizing their services in every field? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो चाहते हैं कि इस भारत को अगर विकसित बनाना है तो हमें युवाओं की भागीदारी भी हमें बढ़ानी है। और सभा और लोकसभा से दोनों तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर जेपीसी पर चर्चा हो रही है और हंगामेदार ये सदन दोनों तरफ से नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर दिल्ली में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है। पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में मिडिल क्लास को तो बहुत बड़ा सौगात दिया ही है। आखिर 12 लाख सालाना आय और अगर आप तनख्वाह पाते हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं भरना, यानी एक प्रकार से लगभग मिडिल क्लास को तो मुक्त कर दिया टैक्स के बोझ से।
जिस प्रकार से बजट में अलग अलग विषयों के ऊपर बल दिया गया है, चाहे वो छोटे उद्योग, लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात हो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बने, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का धैर्य लेकर, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व बनाने की बात हो, भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना, देश में हर युवा युवती को अच्छे अवसर मिले, नौकरी मिले, कारोबार करे, स्टार्टअप शुरू करे। एक प्रकार से हमारे बहनों को, हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारी मिडिल क्लास को ये बजट नई दिशा और विश्वास दिलाता है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। विश्व पटल पर हमारा वर्चस्व भी बढ़ेगा और विकसित भारत 2047 का जो हम सबका संकल्प है वो साकार होते दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को विकास से जो वंचित रखा, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, पीने का शुद्ध पानी हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात हो, हर प्रकार से दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार, विफलताएं और खुद के लिए सुख सुविधाएं, खुद मुख्यमंत्री निवास एक मिसाल के रूप में दिल्ली वासियों के सामने है, जहां उन्होंने अपनी पोल खोल कर दी और अपने इरादे भी दिल्ली वालों के सामने रख दिए। मुझे लगता है अब दिल्ली के हमारे भाई बहन अगर विश्वास करते हैं तो मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं। अब दिल्ली वालों को ध्यान आ गया है कि अगर कोई दिल्ली की चिंता करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, अच्छा पानी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, जिनके कामों से हमने भारत मंडपम भी आते देखा, यशोभूमि भी बनते देखी, फ्लाईओवर्स के जाल भी देखे और एक प्रकार से लगभग 75,000 करोड़ के दिल्ली में विकास के कार्यों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है, दर्शाया है कि उनके दिल में दिल्ली वाले बसे हैं। अब आखिरी क्षणों में दिल्ली वालों ने पूरी तरीके से, दिल्ली के हमारे भाई बहनों ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक एक उम्मीदवार को जिताने के लिए जमीन पर उतरना तय कर लिया है। और जिस प्रकार के हरियाणा में और महाराष्ट्र में, जहां से मैं आता हूं, आपने चुनाव के परिणाम देखे। महाराष्ट्र में तो 90% सीटें जो भाजपा लड़ी थी, हमने विजय प्राप्त की थी। और छोटी मोटी विजय नहीं, एक एक सीट पे 50,000, 80,000, 1 लाख वोट की विजय। ऐसी विजय दिल्ली में लगभग सभी सीटों पर, और जिन सीटों को बड़ा कठिन माना जाता था भाजपा के लिए, आज तो वहां भी जब जमीन पे देखते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति जो लोगों में उत्साह देखते हैं, हमारे पूर्वांचली भाई हों, हमारे उत्तराखंड के भाई हों, पंजाब के लोग हों, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के यहाँ का बड़ा समुदाय हो, मैं समझता हूं दिल्ली के हर नागरिक और मूल दिल्ली निवासी जिन्होंने अच्छी दिल्ली के विकास। तो हम दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जहां पर पीयूष गोयल जो है वो लगातार कुछ बातें सामने रख रहे थे। इसी बीच दिल्ली से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है।
वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? कल की घटना है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चुनाव के दौरान पत्रकारों पर इस तरह से खुलेआम हमले किए गए। कल दिल्ली के अंदर में ख्याल से 7 पत्रकारों के ऊपर हमले किए गए। एक का सर फोड़ दिया। सारी रात उनको थाने में गिरफ्तार करके रखा। जिन लोगों ने हमला किया उनको भगा दिया गया, और जो पत्रकार उसे कवर करने गए थे उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ गुंडों ने मारपीट की। ये कोई किसी रिमोट विलेज की घटना नहीं है। ये संसद से 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हुआ। ये इलेक्शन कमीशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे हुआ। तो इस देश का वो कौन गुंडा है, वो कौन गुंडों का सरदार है जिसको देश के सारे गुंडे रिपोर्ट करते हैं? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को। इस चुनाव के दौरान महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस चुनाव के दौरान महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा। महिला कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जा रही हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन गुंडा है जिससे सारे देश के गुंडे ऑर्डर लेते हैं, जिसके आदेश का पालन करते हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब यह क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन। सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद परिवार ही नहीं बचेंगे, संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावों को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है परसों जो है मतदान होना है और इसी में सियासी दंगल जो है वो तेज है। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर दिल्ली की ही बात की जाएगी। तो आपको बता दें, दिल्ली में चुनाव प्रचार का दिन है और इस आखिरी दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दिल्ली में 3 जनसभाएं जो है उन्हें संबोधित करेंगे, और आज शाम के बाद कोई प्रचार प्रसार जो है पार्टी के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो ये सिलसिला जो है वो थम जाएगा और परसों यानी 5 फरवरी को मतदान दिल्ली में होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आज दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, और आज शाम 5 बजे के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता वहां पर लग जाएगी, जिसके चलते कि कोई भी प्रचार प्रसार किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले पूरी ताकत के साथ भारतीय मैदान में और आज 3 अलग अलग जगहों पर गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां होंगी। जंगपुरा, विजवासन और साथ ही साथ द्वारका, ये 3 वो जगहें हैं जहां पर अमित शाह आज पहुंचेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इसी बीच अनुमानित तौर पर यह भी है कि हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी ताकत के साथ इस आखिरी कुछ घंटों में चुनाव प्रचार करने की तैयारी में है। शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए सभी राजनीतिक दल जो है उनका चुनाव प्रचार थम जाएगा। और इसी बीच में उससे ठीक कुछ घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह की 3 चुनावी रैलियां यहां पर प्रस्तावित की गई हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है, क्योंकि शाम तक ये सिलसिला जो है थमने वाला है और इसी में 2 दिन की बात है। और दिल्ली किसकी होगी,
जाहिर हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 जनसभाएं होंगी। और इसी में दिल्ली की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें कि ईगल टीम जो है वो बना दी गई है, जिसमें कांग्रेस रणनीति पर जो है काम करेगी। फिलहाल दिल्ली में कांग्रेस की ये ईगल टीम आपको बता दें, और यहाँ पर चुनाव के मद्देनजर इस टीम को बनाया गया है और किस तरीके से यहाँ पर नजर रखी जाएगी, यानी बाज की नजर, ईगल की नजर जो है वो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है, जो 24 घंटे जब चुनाव होंगे नजर रखेगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने ईगल टीम बनाई है। यहाँ पर आपको बता दें कि टीम पिछले चुनावों में कथित गड़बड़ियों का विश्लेषण करेगी और आगामी चुनावों पर नजर रखेगी। यानी कि पिछले 2 चुनावों में हमने देखा कि एक बार नाम मात्र सीटें आई और दूसरी बार जो है वो 0 सीटें कांग्रेस झोली में आई हैं। इन तमाम चीजों पर क्या कुछ कारण रहे और आखिरकार इन कारणों पर किस तरीके से काम किया जा पाएगा, इन तमाम चीजों पर कांग्रेस की ये ईगल टीम जो है वो नजर रखेगी। कोई गड़बड़ी ना हो या फिर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ दिल्ली में खुलकर सामने आए, इन तमाम चीजों पर नजर जो है ये ईगल टीम कांग्रेस की रखेगी। उज्जवल कुमार हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से। उज्जवल, ईगल टीम बनाई गई है कांग्रेस द्वारा और ये जो है वो हर चीज पर नजर रखेगी कि चुनावों में जैसे पहले कांग्रेस उतना खुलकर सामने नहीं आ पाई, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, किस तरीके से ये ईगल टीम इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में अहम रोल प्ले कर सकती है। अजीत, देखिए बिल्कुल दिल्ली के जो चुनावी जंग है वो बिल्कुल अपने अंतिम क्षण में पहुंच गई है और इस चुनावी जंग में कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरा दमखम अपने झोंकती हुई दिखाई दे रहे हैं, चुनावी रण में पूरी तरीके से कूद चुकी हैं। और इसी कड़ी में देखिए दिल्ली की सत्ता से तकरीबन 1 दशक दूर रही जो कांग्रेस पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं चाहती है कि इस बार दिल्ली में उनका जो है वो अच्छी खासी जो है वो सीटें आए, उनका खाता खुले, क्योंकि पिछले 1 दशक से जो आम आदमी कांग्रेस पार्टी है वो दिल्ली की सत्ता से बाहर है, उनका एक भी दिल्ली विधानसभा में सदस्य नहीं है। और इसी के लिए देखिए एक ईगल टीम बनाई गई है जो चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए ईगल टीम बनाई गई है। और इस ईगल टीम की जो फुल फॉर्म है वो ये बताई गई है कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट। और देखिए इस जो टीम में है तकरीबन 8 सदस्य जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से शामिल किए गए हैं। जानकारी है उसके अनुसार जो प्रेस रिलीज जारी की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें एक आ गया कि एक जो है टीम का गठन किया जा रहा है जो निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए निगरानी करेगी और उसको तुरंत प्रभाव से जो है वो जो कहीं ना कहीं जो है उनका गठन कर दिया गया है। और इसमें जो सदस्य शामिल है वो भी हम अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। देखिए इसमें जो है वो अजय माकन जो कि राज्यसभा सांसद हैं और इसके साथ ही जो है वो जो है अध्यक्ष रह चुके हैं वो इसमें जो है, इसके साथ ही और जो है वो नेशनल ट्रेजरर है कांग्रेस पार्टी के। तो उसके बाद दिग्विजय सिंह इसमें मौजूद हैं, अभिषेक मनु सिंह भी इसमें मौजूद हैं, प्रवीण चक्रवर्ती जो है वो इसमें है, पवन खेड़ा है। तमाम जानकारी देने के लिए उज्जवल हमारे संवाददाता दिल्ली के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की 3 रैली आज प्रस्तावित है, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये बागडोर संभाली है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ईगल टीम गठित की गई है जो कि हर चीज नहीं नजर रखेगी। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तो चलिए स्वागत है आप सबका इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब आगे बढ़ जाएंगे, अब बात होगी उपचुनाव को लेकर जो कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट में होने वाले हैं। इसको लेकर भी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मैदान में है और इसको लेकर जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर निशाना साधा है, समाजवादी पार्टी को गाजी और पाजी प्यारे कह दिया है। आपको बता दें कि लगातार जुबानी जंग मिल्कीपुर सीट को लेकर अब तेज हो चुकी है। तो बिल्कुल यहाँ पर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो 5 फरवरी को ही दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ यहाँ पर भी चुनाव होने हैं और यहाँ पर भी आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनके द्वारा निशाना जो है साधा जा रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही है। इसमें आपको बता दें कि सीएम योगी ने घेराव जो है वो किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के लिए यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी को गाजी और पाजी से ही प्यार है। तो ये एक बयान जो है उनकी तरफ से दिया गया, जहां पर समाजवादी पार्टी को
सनातन धर्म विरोधी जो है वो बताया गया। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि चुनावों में मिल्कीपुर सीट को लेकर अगर बात की जाए तो सियासी दंगल तेज है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से था, नाम हटाने का काम करने का पाप किया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से कराया। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधा और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है। मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। जब हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 महिला बटालियन पीएसी की गठित की थी, वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर। याद रखना, वीरांगना उदा देवी पासी जाति की वीरांगना थी, जिन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाई को नेतृत्व दिया था। वीरांगना झलकारी बाई कोरी समाज से आती थी और उन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाइयों को लड़ा था। तो चलिए एक बार फिर से आपको दिल्ली से तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। उनका रोड शो दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते वहां पर हो रहा है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। देखिए ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से। तो ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर। तमाम स्टार प्रचारक जो हैं वो दिल्ली विधानसभा के चलते उन्होंने रोड शो किया और आज 3 और रैलियां भी भारतीय जनता पार्टी की अहम रैलियां प्रस्तावित हैं, जहां पर कि 3 अलग अलग जगहों पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का एक और रोड शो, जहां पर कि सीएम धामी जो है वो पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का आह्वान दिल्ली वासियों से करते नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर बात की जाए सीएम पुष्कर सिंह धामी की, तो वो भी प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में पहुंचे हैं और आज कहा जा रहा है कि करीबन 22 रैलियां ही होने वाली है पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसमें सबसे मुख्य चेहरा अगर स्टार प्रचारकों में बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ है, जिनके द्वारा 14 रैलियां की गई और यहाँ पर इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और प्रचार प्रसार जो है कर रहे हैं, क्योंकि शाम को ये सिलसिला जो है वो थम जाएगा और किस तरीके से दिल्ली की सियासी कुर्सी जो है वो अपने पक्ष में हो, जनता को लुभाया जाए, वोट अपने पक्ष में लिए जाए, इसको लेकर ये आज आखिरी दिन है और सिर्फ एक दिन के बाद यानी 2 दिन के बाद दिल्ली किसकी होगी भी साबित हो जाएगा। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से दिल्ली की सत्ता में है और ये एक बड़ा गेम चेंजर होता है, जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो नतीजे दिल्ली की जनता कुछ और देती है और विधानसभा चुनाव होते हैं तो तब कुछ और आते हैं। लेकिन इसी में सभी प्रत्याशियों के पक्ष में यहाँ पर प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है, ताकि कोई भी कसर जो है
कि आप सब लोग इनको भारी मतों से जिताइए और आप इनको जिताएंगे तो पार्टी का और इनका जो लंबा अनुभव समाज के क्षेत्र में काम करने का है वो निश्चित रूप से इस करोड़ का विधानसभा के लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत नया परिवर्तन लाने वाला है जो काम यहाँ नहीं हुए। और वैसे भी आपने देखा 10 वर्षों में यहाँ पर आपदा की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ की सड़कों को खस्ताहाल कर दिया, दिल्ली को प्रदूषण की दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इन लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, इन्होंने घोषणाएं बड़ी बड़ी करी, अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन जब बाहर निकला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। इतने घोटाले कर दिए, इतने घपले कर दिए भाइयों बहनों, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो बस खरीद का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो। मैं इसको गिनाने लगूंगा तो मैं पिछले 10-12 दिनों से लगातार दिल्ली के स्थानों पर गया हूं और मैं लगभग 35 से भी ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी दिल्ली वासियों से अनुरोध कर चुका हूं और हर जगह में देख रहा हूं कि लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। भाइयों बहनों, इस बार परिवर्तन दिल्ली के लोग करने वाले हैं। यमुना जी को मैली से भी प्रदूषित बनाने का काम उन्होंने किया है। इससे तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि आज आखिरी दिन है और पूरे जी तोड़ मेहनत जो है वो की है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने टक्कर इस बार आम आदमी पार्टी को देने के लिए। और यहाँ पर दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पहुंचे हैं और उनकी तरफ से प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर बात होगी तो आपको बता दें आज महाकुंभ में आस्था जन सैलाब उमड़ा है और इसी में आपको बता दें कि स्थान संख्या जो है वो 35 करोड़ पार कर दी है। जितने भी लोग वहां पर स्नान करने आ रहे हैं उनका आंकड़ा 35 करोड़ के पार जा चुका है। आज वसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर आपको बता दें अमृत स्नान जो है महाकुंभ में यानी प्रयागराज में लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से आपको बता दें 62 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पुष्प वर्षा की तस्वीरें भी आज महाकुंभ से सामने आई और हेलीकॉप्टर के जरिए जो तमाम वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, साधु संत समाज के लोग हैं, उन पर पुष्प वर्षा प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि एक वॉर रूम तैयार किया गया है और वॉर रूम में मुख्यमंत्री की सक्रिय निगरानी देखने को मिल रही है और सुबह 3:30 बजे से पैनी नजर इस वॉर रूम पर रखी जा रही है ताकि कोई भी अनहोनी अप्रिय घटना एक बार फिर से महाकुंभ में ना हो, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना पेश आए। सभी अखाड़ों की बात करेंगे, अल्पवासियों की बात करें या फिर श्रद्धालुओं की बात करें, उन सभी को हार्दिक बधाइयां दी जा रही हैं और ये काफी मनमोहक, दिव्य और भव्य तस्वीरें लगातार महाकुंभ से सामने आ रही हैं। और वॉर रूम की हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि वॉर रूम तैयार करना काफी आवश्यक था और अब ये वॉर रूम तैयार किया गया है क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी को सामने आई थी, एक बार फिर से वो तस्वीरें सामने ना आए, अप्रिय घटना शायद करोड़ों की संख्या में क्योंकि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। साधु संत समाज की बात की जाए या फिर युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, महिलाएं हैं, सभी आयु वर्ग के लोग जो हैं वो देश विदेश से महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। और ये वॉर रूम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही देखने को मिल रही है। 3:30 बजे से लगातार सीएम आदित्यनाथ जो है कड़ी निगरानी इस वॉर रूम में किए हुए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ लगातार जो है अपडेट लिया जा रहा है कि महाकुंभ में कोई हताहत ना हो और यहाँ बचे वैसी स्थिति दोबारा से ना बने। इसको लेकर आवश्यक निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं और भी पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। एक तरफ नो व्हीकल जोन की बात की जाए तो वहां पर बना दिया गया है क्योंकि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। और आपको बता दें मुख्यमंत्री ने आज के लिए इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में पूरी स्थिति का जायजा लिया हुआ है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो और सभी श्रद्धालुओं को बेहतर
सुविधा प्रदान की जाए। ये तस्वीर है सुबह साधु संतों पर और श्रद्धालुओं पर अमृत स्नान के वक्त पुष्प वर्षा जो है हेलीकॉप्टर से की गई और यहाँ पर साफ तौर पर श्रद्धालुओं का नहीं बल्कि श्रद्धा का सैलाब किस तरीके से उमड़ता है, महाकुंभ उसका साक्षी है। और सनातन जब इकट्ठा होता है तो कैसा दिखता है, महाकुंभ उसका साक्षी है। तो वॉर रूम में मुख्यमंत्री जो है सक्रिय निगरानी किए हुए हैं, जहां पर पूरे दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दे दिए हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में आपको बता दें कि जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर व्यवस्थाएं दी गई है। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया था कि अनाउंसमेंट सेंटर जो है वो बना दिए हैं और छठा जो है वो देखते बनती है, क्योंकि सुबह सवेरे नहीं बल्कि रात्रि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही ये स्नान शुरू हो जाता है और श्रद्धा साफ तौर पर उमड़ती हुई नजर आती है, जिसमें 35 करोड़ का आंकड़ा खुद में अपना एक जो महत्व है वो दर्शाता है, छवि जो है वो दर्शाता है। साधु संतों की व्यवस्था है, सब माँ की कृपा से सब बढ़ रहा है, उन्हीं की देन है, उन्हीं की सारी व्यवस्था है। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे बात कितना अच्छा लगता है कि क्या कहना है। बसंत पंचमी पे तो बसंत जैसा लगेगा, बगन में बागन में बगरो बसंत है। पुष्प वर्षा हो रही है हेलीकॉप्टर से, आनंद लीजिए, सब लोग ले रहे हैं। जगह जगह मिष्ठान वितरण हो रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे? ये बांटने वाले की भी श्रद्धा है और प्रसाद ग्रहण करने वाले की भी श्रद्धा है और दोनों अपनी अपनी सेवा ले रहे हैं, दे रहे हैं, आनंद ही आनंद है। मेरे बाबा द्वारा मिस्टर कर जा रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? जय जय श्री राम। संपूर्ण भारतवर्ष को, भारत देश को अनंत बसंत उत्सव की बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे रही हूँ। पूरा भारत अंगड़ाई ले रहा है। भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार हो रहा है। ये संतों की आवाजें, ये आगाज आज पूरे विश्व को चुनौती दे रहा है कि हमारे भारत को कोई नहीं रोक सकता। वो महाशक्ति था और महाशक्ति है और महाशक्ति रहेगा। हमारा भारत सदियों से विश्व गुरु रहा है। पूरे विश्व के साधु संत इस माटी को आकर नतमस्तक होते हैं। आज सरस्वती पूजन है, इस सिर पर साध्वी समाहिता संपूर्ण भारत देश को अमृत महोत्सव बहुत बहुत बधाई देती है। योगी सरकार के व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत अद्भुत व्यवस्था है, नो डाउट, कोई भी संदेह नहीं है। जहां परिवार में थोड़े से लोग आते हैं तो भी संभालना मुश्किल होता है, जहां वर्ल्ड पूरा विश्व आया हुआ है, ऐसी योगी जी की व्यवस्था अद्भुत है। एक नया है, साधु संत बहुत प्रसन्न है और जब भी देश में कोई भी परिवर्तन हुआ है, हमारा देश जब भी किसी परिवर्तन को पाया है तो साधु संतों की, महंतों की, हमारे देश के क्रांतिकारियों की भूमिका रही है और यह एक क्रांतिकारी कार्य है। जय श्री राम। आज जो है अद्भुत और अलौर बड़ा सुंदर एकदम दृश्य रहा, अद्भुत स्नान हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन। आज की तो बसंत पंचमी है, आज बहुत ही सुंदर अद्भुत 144 साल बाद जो पर्व आया, ये बहुत पावन, बहुत सुंदर रहा। जो हमारे योगी जी की व्यवस्था है वो बड़ी सराहनीय है। जो यहाँ के प्रशासन है, जो सुरक्षा कर्मी है, बहुत ही समर्पण से लगे हुए, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत बढ़िया। मैं बबली किन्नर अखाड़े से और यहाँ प्रयागराज का मेला लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आके। और हमारा किन्नर जितने सब लोग संत थे और भी सब लोग, बहुत अच्छा लगा मुझे आके। आज बसंत पंचमी का पर्व, हाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे सब लोगों को देख के। सब लोगों को ऐसे बहुत खुशी बढ़े और सब लोगों के लिए हमारी तो प्रशासन का सहयोग किस तरीके से आप लोगों को मिला? हर चीज से हमारा बहुत अच्छा लगा, मुझे हर चीज का सहयोग मिला। हम लोग आज यहाँ कुंभ के अखाड़े में हम लोग नहाने के लिए आए। भव्य और दिव्य महाकुंभ 2020 का त्रिवेणी के संगम पर पूरे भारतवर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से कुंभ, जहां पर विदेशों की जितनी संख्या नहीं है उससे भी बड़ी संख्या अभी मौनी अमावस्या स्नान करके गए हैं और आज भी बसंत पंचमी के पावन पर्व पर अमृत स्नान का यह तृतीय। तो आपने तस्वीरें देखी, काफी दिव्य और भव्य, सुंदर, मनमोहक जो है वो महाकुंभ से सामने आ रही हैं। चाहे साधु संत हो, साध्वियां हो, किन्नर अखाड़े से कुछ लोग हों या फिर छोटे बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी लोग काफी खुश होकर महाकुंभ में शाही स्नान करने के बाद काफी संतुष्ट होकर अपने अपने घर पर लौट रहे हैं। और अभी तक 35 करोड़ का ये आंकड़ा पार हो चुका है और आज सुबह तक 62 लाख से अधिक लोग एक दिन के अंदर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। तो अभी फिलहाल इस न्यूज रूम में शर्मा, मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।